जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो में हम आपकी हिस्ट्री की जो सेकंड किताब है बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इस किताब का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, और इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के। ठीक है, तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि मेनली आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, ओके, तो शुरुआत करेंगे हम अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि कई बार पेपर में आया हुआ है पिछले 10 साल के बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष यानी कि भगवान शिव के जो स्वरूप माने जाते हैं, विट्ठल यानी कि जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, इनके जो मंदिर हैं विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, इनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो 8 नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। अच्छा, एक चीज 8 नंबर में आपको क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 लाइन की आपको प्यारी सी भूमिका जरूर लिखनी है। ठीक है, भूमिका जरूर लिखनी है, ये याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर की हम बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भगवान जो विरूपाक्ष है, इनको शिव का स्वरूप माना जाता है और जिन्होंने शासन किया है कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में, वो इसे ऐसा मानते हैं कि ये हमारे राज्य के संरक्षक है, राज्य की सुरक्षा करने वाले देवता है, जिसे शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, एक टाइम पे क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य में एक मात देवी यहाँ की पंपा देवी, तो उन्होंने भगवान विरूपाक्ष को पाने के लिए तप किया था इसी जगह पर। तो भगवान विरूपाक्ष का और मात देवी पंपा देवी का जो विवाह उत्सव है वो यहाँ पे आज भी हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो शासन करने वाले बंदे हैं, शासन करने वाले राजक हैं, जो किंग्स हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवान विरूपाक्ष ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए, यानी कि भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते हैं। इससे पता है क्या होता है, लोगों को लगता है यार भगवान विरूपाक्ष जी ने भेजा है तो मतलब हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसीलिए ऐसा करते थे। ठीक है, साथ ही उन्होंने एक तरीका अपनाया राजाओं ने कि अपने आप को भगवान से जोड़ें, कि जो भी राजकीय आदेश होते थे, ठीक है, उस पर ये एक शब्द उपयोग करते थे, श्री विरूपाक्ष। तो इससे ये लगता था कि ये आदेश भेजा तो राजाओं ने लेकिन भिजवाया भगवान विरूपाक्ष जी ने है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब ये जो विजयनगर का मंदिर है बच्चों, विरूपाक्ष का, शिव जी का मंदिर, इसका निर्माण किसी 1 साल में, 2 साल में, 100 साल में नहीं हुआ, बल्कि निर्माण हो गया, उसके बाद में टाइम टू टाइम इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे थे। ठीक है, जैसे कि राजा कृष्णदेव राय ने इस विरूपाक्ष मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, इसके सामने जो एक मंडप बना हुआ है, उसको अपने राज्य आरोहण के पक्ष में बनाया था। साथ ही साथ इसके पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब एक चीज याद रखो, अगर आपसे 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो बस आपने ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 3 नंबर में। अगर अलग से 8 नंबर में आ जाएगा तब आपको ये 7वां और 8वां लिख देना है। ठीक है, लेकिन जब दोनों हमारे सामने विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर 8 नंबर में आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं लिखने हैं, लेकिन क्या हो जब विरूपाक्ष ही 8 में आ जाए तब आपने ये पूरा लिख देना। ठीक है ना, तो देखिए ये जो 2 पॉइंट है बच्चों आपके, एक सभागार का प्रयोग और एक अन्य सभागार पर प्रयोग, ये जो दोनों पॉइंट है इसे आप विट्ठल मंदिर में भी लिख देंगे। ठीक है, विरूपाक्ष में भी और विट्ठल में भी। क्या मतलब है, सभागार का प्रयोग हर एक मंदिर में ही होते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इनका उपयोग होता है, जैसे कि देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, फिर उनके सामने संगीत किया जाता है, नृत्य होता है, नाटक जैसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे होता है ना कि रामायण महाभारत, ऐसे कुछ कार्यक्रम वगैरह भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, अन्य छोटे छोटे जो सभागार हैं, इनका उपयोग होता है देवी देवताओं के विवाह उत्सव को मनाने के लिए, आनंद को मनाने के लिए। ठीक है, उनको झूला झुलाने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आता है, भगवान विरूपाक्ष का वो जो माता देवी पंपा देवी के साथ में वो हुआ था विवाह, तो वो जो विवाह का आता है वो भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सभी सभागार और अन्य सभागारों का उपयोग है। ठीक है, जिसे आप उसमें जरूर लिख देंगे विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर की बात कर लेते हैं। प्रमुख देवता यहाँ के विट्ठल थे, जिन्हें बेसिकली महाराष्ट्र में पूजा जाता था। ठीक है, और ये विष्णु के स्वरूप माने जाते थे। ठीक है, इस देवता को धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से
कर्नाटक में भी पूजा जाना आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, अन्य मंदिरों की तरह भी यहाँ पे वही सभागार थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये सभागार आप लिख देंगे, अगर 8 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में तो छोटा ही लिख देंगे, सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे ना एक सबसे अनूठी विशिष्टता विट्ठल मंदिर की, वो क्या है? रथ के आकार का अनूठा मंदिर, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो रथ के आकार का है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे रथ गलियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई मंदिर में आप जाते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। ठीक है, एंट्री पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में ये आपका एक मुख्य दिवाला है, तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, इसके आसपास में कुछ इस तरीके की यहाँ पे दुकानें होती हैं। ठीक है, तो जिससे आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं, प्रसादी वगैरह खरीदते हैं, तो ये रथ गलियों को ही समझाते हैं अच्छी तरीके। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। तो आई होप बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है बच्चों, फिर आपका यहाँ पे विट्ठल मंदिर। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द विरूपाक्ष एंड विट्ठल टेम्पल्स एज विजयनगर रिलीजियस सेंटर्स। तो सबसे पहले आप विजयनगर रिलीजियस सेंटर के संबंध में विरूपाक्ष मंदिर को बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉइंट दिखाने वाला हूँ, आप सभी बच्चे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मेनली हिंदी में समझाना होता है, इंग्लिश में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर यहाँ पे बात आ जाती है विट्ठल टेम्पल की एज ए विजयनगर रिलीजियस सेंटर। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है ये आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेकंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक परियोजना का नतीजा है, वर्णन कीजिए। दैट मीन्स कि जो आईने अकबरी है, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इसका संकलन कैसे हुआ, अबुल फजल का क्या योगदान रहा था। ठीक है, साथ ही आईने अकबरी की क्या क्या इसमें विशेषताएं आ जाती हैं, और सबसे आखिरी में आपको इसकी कमियां बतानी है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा नतीजा था इस तक का, तो आपको उसमें कमियां नहीं लिखनी है। ठीक है, उसमें आपको कमियां नहीं लिखनी है। ठीक है, लेकिन जब आपसे आईने अकबरी की विशेषताएं पूछी जाएंगी और कमियां पूछी जाएंगी, तब आपने लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को बड़ा किया ताकि एक ही बार में सब कुछ समझा सकें। अबुल फजल की आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में अगर हम बात करें तो आईने अकबरी जो है, इसमें आंकड़ों के वर्गीकरण के साथ साथ ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसे 1598 में 5 संशोधन के बाद पूरा किया गया था। दैट मीन्स अबुल फजल ने जो आईने अकबरी है वो बेसिकली है क्या, ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। ठीक है, जिसका ऐतिहासिक तौर पे प्रशासनिक परियोजना के तौर पे अबुल फजल ने 1598 में से पूरा किया था। ठीक है, कोई बिना गलती रहते हुए। अकबरनामा की तीसरी जिल्द के रूप में अबुल फजल ने आईने अकबरी का संशोधन किया था। ठीक है, अब आईने अकबरी में शाही नियम, कानून, इन सभी का सारांश है, साथ ही साथ साम्राज्य के एक राजपत्र को सूरत में यहाँ पे संकलित किया गया। सिंपल सी बात है, देखो आईने अकबरी की विशेषता क्या है, इसमें शाही नियम कानून इसका सारांश मिलता है। ठीक है, जो साम्राज्य था इसके दरबारगाह में वर्णन मिलता है, प्रशासन कैसा था, सेना का संगठन कैसे था, कैसे युद्ध वगैरह लड़ते थे, वो सारा में इसमें मिलता है। राजस्व कहाँ से आता था, कितना क्या क्या स्रोत थे, कैसे वसूला जाता था, वो सभी इसमें शामिल है। ठीक है, साथ ही अकबरी साम्राज्य में प्रांतों का भूगोल कैसा था, साहित्य कैसा था, सांस्कृतिक धार्मिक रिवाज कैसे थे, इन सभी का जो वर्णन है वो हमें अकबरनामा की तीसरी जिल्द आईने अकबरी में मिलता है, जिसका संशोधन करने के स्वरूप संकलन हुआ था 1598 में। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें इस क्वेश्चन के बारे में कि अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है आईने अकबरी, वर्णन कीजिए, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क करके पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बस आंसर आपको पूरा का पूरा सिंपली देना है। लेकिन एक चीज है भाई कि अब देखो आईने अकबरी लिखी है तो सिंपल सी बात है उन व्यक्तियों ने लिखी होगी जिन्होंने साम्राज्य की, राजा की अच्छाइयों को गिनाया होगा। ठीक है ना, तो जब भी हमें कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कोई आईने अकबरी जैसे दस्तावेज पढ़ना चाहिए, जैसे 5वीं रिपोर्ट है आपकी चैप्टर 10, तो उसे भी पढ़ना चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसमें जो नजरिया है वो लिखने वाले का है, आम जनता का नहीं है। ठीक है, आइन के 5 भाग हैं मेनली। ठीक है, जिसमें पहले 3 भाग जो प्रशासन की जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे मंजिल आबादी, सफे आबादी, मुल्क आबादी, ये चीजें। बाकी फिर प्रजा और अभिजात वर्ग की आबादी उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आईने अकबरी अबुल फजल के संबंध में क्या बातें आती हैं, ठीक है, किन किन विषयों पर चर्चा की गई है और आइन के भागों की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अब आईने अकबरी की मुख्य विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता तो बच्चों ये है कि जो आईने अकबरी है
इसको अबुल फजल के द्वारा कम से कम 5 बार संशोधित किया गया, तो गलती होने की तो संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब अकबरनामा जो था इसमें बहुत सारी जो डेटा वगैरह दिया गया था, जानकारी दी गई थी, तो अबुल फजल ने हर एक जानकारी की प्रामाणिकता खोज की कि ये सही है या नहीं, और सही होने के बाद ही इसको आईनी अकबरी में रखा। बिल्कुल ठीक। जैसे कि अबुल फजल को कई ऐसे मौखिक बयान मिले, ठीक है, लेकिन अबुल फजल ने उसे लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अबुल फजल ने सोचा कि अगर ये मौखिक बयान है तो ये इसका नजरिया हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए अबुल फजल ने पूरी की पूरी तरीके से असलियत और सच्चाई की पुष्टि की, तभी उसे लिखा है। तो यानी कि जो भी जानकारी दी गई वो एकदम ऑथेंटिक है। उसके बाद में कई लोग होते हैं जिनको संख्या आंकड़े पढ़ लेते हैं, कुछ शब्दों में पढ़ते हैं, तो इसीलिए सांख्यिकी वाले आंकड़ों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ में शब्दों में भी लिखा गया। जैसे अगर 100 इस तरीके से लिखा है तो 100 को ऐसे भी लिखा गया ब्रैकेट करके, ताकि लोग इसे समझ सकें। ठीक है, और गलतियां भी इससे कम रहेंगी। लेकिन जो इसकी विशेषता है वही इसकी कमियां हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जोड़ करने में गलतियां पाई गई हैं। दैट मीन्स कि जो भी मान लेते संशोधन किया गया बढ़िया तरीके से अबुल फजल के द्वारा 5 बार, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ गलतियां जोड़ करने में पाई गई हैं। ठीक है, और संख्यात्मक आंकड़ों में विषमता पाई गई। जैसे अगर कहीं पे 100 लिखा हुआ है तो उसकी जगह उन्होंने 110 इस तरीके लिख दिया, तो ये गलती पाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ मान लेते अबुल फजल ने तो लिखा है तो कुछ कमी वगैरह नहीं होगी, लेकिन अबुल फजल के जो सहयोगी थे, उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने जो लिखा है इसमें, उसमें जरूर गलतियां पाई गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ साम्राज्य के हर एक सूबे से, हर एक विषय के बारे में जो जानकारी ली गई है, जो आंकड़े लिए गए हैं, वो गलत है, एक जैसे नहीं है, मतलब एकत्रित नहीं है एक ही शक्ल में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कई जगहों से, कई सूबों से हमें जमींदारों की जाति की विशिष्ट सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है, वहीं आप बंगाल चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, यहाँ से हमें जमींदारों के बारे में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। ठीक है ना, तो इससे ये पता चलता है कि आंकड़े एक जैसे नहीं लिए गए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कि जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े का, जो भी राजकोष लिया जाता, राजस्व मिलता था, उसकी हमें पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन फसल की क्या कीमत थी, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट मापदंड थे वो तो कहीं दर्शाए नहीं गए। जैसे कैसे पता लगेगा उस टाइम पे कितना राजस्व कैसे दिया जाता था, है ना? तो ये इसकी मेन कमियां हैं। ठीक है भाई, आई होप बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? आपने आईने अकबरी का जो इंट्रो है वो समझा, अबुल फजल के बारे में, विषय पर चर्चा और आइन के भागों के बारे में। फिर आईने अकबरी की विशेषताएं आपने समझी, और विशेषताओं में पता है क्या करना, इसमें जो विषय पर चर्चा की गई ना, 1-2 पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो कमियां आती है वो आपके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि अबुल फजल्स आईने अकबरी वाज द रिजल्ट ऑफ हार्ड हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डिस्क्राइब राइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ आईने अकबरी विद एग्जांपल्स। तो अबुल फजल, अकबरनामा के बारे में, एंड टॉपिक्स डिस्कवर्ड इन द आईने अकबरी एंड फीचर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आइन, ये क्या क्या है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका जो फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके शॉर्टकमिंग्स क्या आईने अकबरी की वो देख सकते हैं। फीचर्स के बारे में ये 4 पॉइंट आ जाएंगे, और शॉर्टकम्स के बारे में ये आपके सामने 5-6 पॉइंट आ जाते हैं। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चैप्टर नंबर 6 के, बड़े ध्यान से समझिएगा। चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और जो वीरशैव थे, इन्होंने किस प्रकार जाति की आलोचना की थी। तो वीरशैव, जिनको बेसिकली शिव का वीर माना जाता, जो कि वासवन्ना के अनुयायी थे। नहीं, वासवन्ना के नहीं तो लिंगायत और वीरशैव हाथ दोनों थे। ठीक, अब ये समझते हैं कि आखिर अलवारों ने और नैनारों ने जाति प्रथा की कैसे आलोचना की, वीरशैवों ने जाति प्रथा की कैसे आलोचना की, या फिर वीरशैव की जगह अगर शब्द आपका आ जाए लिंगायत, ठीक है ना, तो दोनों ही एक ही जैसे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं तमिलनाडु के जो अलवार संत हैं, इनके जाति के प्रति दृष्टिकोण। अलवार और नैनार संतों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का विरोध किया। सिंपल सा आपको समझ में आ गया, इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का और उसमें जो जाति प्रथा है इसका विरोध किया। ये सत्य प्रतीत भी होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो भी भक्ति संत थे अलवार और नैनार संतों में, ये विभिन्न समुदायों से आए थे। जैसे कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी शिल्पकार, कोई भी किसान, कोई राजा, क्षत्रिय, चरणकार, कोई भी अलवार और नैनार संतों में शामिल हो सकता था, जिससे कि ब्राह्मणीय व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध हुआ। ठीक है, साथ ही ब्राह्मणीय व्यवस्था में जिन वर्णों को, जिन लोगों को नीच माना जाता था, जैसे कि वैश्य, शूद्र, इनको नीच माना जाता था, जिन्हें अपवित्र माना जाता था, उन्हें भी अलवार और नैनारों ने अपने में शामिल किया। ठीक है,
अब यहाँ पे एक ये बात आती है कि चलो अलवार और नैनार जो थे ये ब्राह्मणी अवस्था से कम थे, लेकिन इनका जो एक काव्य संकलन है जिसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम अलवारों का, इसको तमिल वेद के रूप में दर्शाया गया। तमिल वेद के इंपॉर्टेंस जितना इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि समाज में इनकी भी कहीं ना कहीं ताकत रही होगी इस मामले में, ठीक है। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व जितना संस्कृत के 4 वेद हैं उसके जितना बताया गया जो कि ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे, ठीक है ना भाई। तो समझ में आ गया आप सभी को कि अलवार और नैनार संतों ने जाति के प्रति दृष्टिकोण के समय में क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है वीरशैव की। तो ये वासवन्ना के नहीं थी, लिंगायत तो वीरशैव कहलाते थे, ठीक है। वीरशैव यानी कि शिव के वीर। वीरशैवों का मानना यह था कि मृत्यु के उपरांत जो भक्त वो शिव में लीन हो जाएंगे, अर्थात इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मणी अवस्था क्या कहती थी? ब्राह्मणी अवस्था कहती थी कि पुनर्जन्म होता है, जैसा तुम इस जन्म में अपने कर्म करोगे उसी के आधार पर तुम्हें दूसरा जन्म मिलता है, ठीक है। साथ ही वीरशैवों ने धर्म शास्त्रों में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार है, अपने मृतकों को जलाना इस तरीके से, ठीक है, उसको नहीं माना, ठीक है। ये अपने मृतकों को दफनाते थे क्योंकि कहते थे कि मरने के पश्चात जो हमारे शिव भक्त हैं वो शिव में लीन हो जाते हैं, ठीक है। जाति की अवधारणा, इसको इन्होंने बेसिकली विरोध किया। साथ ही कुछ समुदाय को दूषित यानी कि अपवित्र नीच समझा जाता था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। क्यों भाई? क्योंकि वीरशैवों में भी सेम वही चीज कि अन्य जो लोग थे वो भी इसमें शामिल होते थे, ठीक है। ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। पुनर्जन्म यानी कि जैसा इस जन्म में कर्म करेंगे उसी तरीके से अगला जन्म मिलेगा, कैसे पता लगता है इस मामले में, ठीक है ना। तो वीरशैवों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। साथ ही ब्राह्मणों का एक शास्त्र है धर्मशास्त्र, इसमें वयस्क विवाह यानी कि ज्यादा आयु हो जाती है 25 30 40 साल की तो विवाह नहीं कर सकते हैं, और जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाए, इनकी जो विधवा स्त्री होती है वो विवाह नहीं कर सकती है। तो इन्होंने ऐसा बताया था, लेकिन वीरशैवों ने इसका विरोध किया और कहा कि वयस्क विवाह भी हो सकता है और विधवा पुनर्विवाह भी हो सकता है, ऐसा वीरशैवों ने कहा। वीरशैवों ने संस्कृत भाषा को त्यागा, जो कि ब्राह्मणों की सबसे अहम भाषा होती है। इन्होंने कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल शुरू किया था, ठीक है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं अलवार और नैनार संतों ने जाति का कैसे विरोध किया, ब्राह्मणी व्यवस्था का कैसे विरोध किया, और वीरशैवों ने कैसे विरोध किया, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लेंगे कि डिस्कस हाउ द अलवार्स, नैनार्स एंड वीरशैव्स क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम। तो अलवार एंड नैनार जो तमिलनाडु में पूजे जाते थे, ठीक है, उनके द्वारा सम्मानित थे, वो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय वीरशैव हीरोज ऑफ शिवा, मतलब इस तरीके से। तो आपके सामने ये यहाँ पे आ जाता है पॉइंट, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए, तो भाई अभी तक की जो वीडियो मैंने समझाई है आई होप आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे बच्चों, रियलिटी में हमारा उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और भी ऐसी मेहनत करने के लिए। तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि आपकी वजह से वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो ध्यान नहीं जा पाता है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है, कबीर उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और विवादों को प्रश्नवाची दृष्टि से देखते थे। दैट मीन्स समाज में वे लोग जो सत्य की खोज में निकले, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक और जो विचार हैं व्यवहार हैं इनको क्या माना है, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा है। तो कबीर हमेशा इन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इस संबंध में आपको क्या दर्शाना है, कबीर की शिक्षाओं का मेलनी आपको वर्णन करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कबीर की शिक्षाओं का वर्णन। कबीर की शिक्षाओं के वर्णन में सबसे पहले याद रखिएगा, कबीर जी ने निर्गुण भक्ति तथा केवल ईश्वर की आराधना करने का समर्थन किया। दैट मीन्स इन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया और ये कहा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई अनुष्ठान वगैरह कुछ नहीं होता, बस उसके नाम का जाप करना, ठीक है। अब इन्होंने देखो इनकी जो शिक्षा है वो क्या है, सबसे पहली शिक्षा क्या है इनकी, सबसे पहली शिक्षा ये है कि निर्गुण भक्ति के प्रचारक।
दूसरी शिक्षा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और उसकी आराधना करने का एक सिंपल सा मार्ग है उसके नाम का जाप करना। ठीक है। कबीर जी ने कुछ कविताओं में इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन किया। कबीर जी ने अपनी कविताएं जो लिखी उसमें इस्लाम दर्शन में बताया गया है कि एक ही ईश्वर है जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है ना। तो कबीर जी ने इसका समर्थन किया। साथ ही कबीर जी ने हिंदू धर्म में बहुईश्वरवाद यानी कि जो 33 कोटि, याद रखना वो 33 करोड़ नहीं होते बच्चों, वो 33 कोटियां होती यानी कि 33 उच्च कोटि के भगवान। ठीक है ना। 33 करोड़ नहीं होता, वो तो संस्कृत में जब लिखा जाता है तो गलत हो गया था। है ना। तो हिंदू धर्म में ये बहुईश्वरवाद का खंडन करते हैं और मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं। ठीक है। कबीर के जो विचार थे बच्चों वो इस तरीके से आधार पर थे कि वो केवल भारत में ही नहीं, भारत के कुछ ही यूपी वगैरह में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में फैले थे। ठीक है। यहाँ पे सूफी, योगी, ठीक है, ऐसी परंपराओं के साथ में ये विकसित हुए। ठीक है। यहाँ पे संवाद विवाद ये सारी चीजें चलती रहती। ठीक है ना। तो ये कबीर जी की मुख्य शिक्षा है। आगे कबीर की विरासत में उन अनेक गुटों ने दावा किया जहां उन्हें याद करते थे और आज भी करें कि जहां पे कबीर जी रहा करते थे या जिनके संबंध में उनका इंपॉर्टेंट स्थान जहां कोई भी है तो वहां के लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये हमसे जुड़े हुए हैं और आज भी हम इनसे अपने साथ होने का दावा करते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, कबीर की वाणी के संबंध में आपको याद रखना है, कबीर जी की वाणियों को बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया जो कि 3 तरीके से डिवाइड है। एक है पहला कबीर बीजक। कबीर बीजक कबीर पंथियों के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थान में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली, इसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से और आदि ग्रंथ साहिब इस कबीर के कई पद इसमें संकलित है। जब कबीर की मृत्यु हो जाती है तब जाके कबीर बीजक नामक जो ग्रंथ होता है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। इसमें बेसिकली इसको संकलन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके। ठीक है। जिसमें बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र ये सारी चीजें। ठीक है। एक आधे पॉइंट यहाँ पे और आ जाते हैं जिसमें उलटवासी आ जाता है, जैसे कि उल्टी कही हुई उक्तियां। तो कबीर की रचनाओं में जो भी प्रयोग किए गए वाक्य हैं उनमें मेनली उलटवासी दिख रही है। दैट मीन्स कि ऐसे वाक्य जिनसे रोजमर्रा का अर्थ जो है उलट जाए कि केवल या फूल वे या फिर समंदर लागी आगे, समंदर में आग लगी, ऐसा हो सकता है नहीं। इन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया। जैसे कि इस्लामी दर्शन में इन्होंने सत्य को अल्लाह कहा है, खुदा, हजरत और पीर कहा है। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्य को अलग यानी कि अदृश्य तथा निराकार कहा है। तो ये भी एक इनकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और अलग अलग धर्मों के हिसाब से ये आकार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो कबीर जी के बारे में मेनली देखो आपको ये 9 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने कंप्लीट है। ठीक है भाई। आगे अच्छे तरीके से आपको समझ में वेल जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लेंगे कि कबीर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु क्वेश्चन द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सोशल इंस्टीट्यूशंस ideas and practices in search of truth, describe the teachings of Kabir in the context of the above statement। ठीक है ना। तो आप यहां से लेके पहले इतना लिखेंगे, ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इजीली रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है उलटवासी एंड डिस्क्राइबिंग द अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5th की, बड़े ध्यान से समझिएगा। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषताएं लिखिए। तो भाई इब्न बतूता ने भारतीय शहरों की कई विशेषताएं बताई हैं। जैसे इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषताओं में नंबर 1 पे आता है इस तरीके से। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इब्न बतूता कहता है कि जो भारतीय शहर हैं वो अवसरों से भरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर व्यक्ति के पास में कौशल है, उसकी इच्छा है, संसाधन जुटाने की अहमियत रखता है, तो ये शहर उसके लिए अवसरों से भरे हुए, यानी कि अगर किसी के पास में योग्यता है, कौशल है, पैसा है, संसाधन जुटा सकता है, तो भारतीय शहर में आकर वो अपना विकास तेजी से कर सकता है। ठीक है। उसने इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले शहर बताए, क्योंकि यहाँ पे आबादी छोटी छोटी जगह में ज्यादा वाली रहती है और भीड़ भाड़ वाली जगह। ठीक है। लेकिन इसने कहा कि जगह तो भीड़ भाड़ वाली है, शहर तो घनी आबादी वाली है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही चमक धमक वाली है भाई। ठीक है ना। यहाँ पे बाजार ही बहुत रंग बिरंगे लगते हैं। हर एक ही बाजार में आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, ग्रोसरी से लेकर वेजिटेबल्स से लेकर आपको जो भी
कपड़े खरीदने होते हैं, ठीक है, या जो भी अन्य सामान होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का एक सबसे बड़ा शहर बताया, सबसे बड़ा शहर, जिससे अगर हम बात करें क्षेत्रफल के मामले में तो एक ही जो एरिया था वो इसको चुनौती देता था, वो था दौलताबाद। कौन था? दौलताबाद। वैसे मेनली दिल्ली सबसे बड़ा था, ठीक है। बाजार जो थे ये आर्थिक विनिमय, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। क्यों भाई? देखो, आर्थिक विनिमय का मतलब हो गया यहाँ पे वस्तुएं वगैरह जो है वो खरीदी बेची जाती थी। सामाजिक गतिविधि के, क्योंकि बाजार में मंदिर वगैरह भी हुआ करते थे, मस्जिद वगैरह भी होते थे, तो लोग वहां पे जाके अपनी आराधना को अंजाम देते थे। वहीं आर्थिक गतिविधियां थी, व्यापार होता था, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी दो तीन यहाँ पे विशेषता है, जैसे कि इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में कहता है कि कृषि के बारे में इब्न बतूता कहता है कि भारत की जो जमीन है वो काफी उपजाऊपन क्षमता वाली है, जिसमें से इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे दो फसलों की खेती एक साल में आसानी से हो जाती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है। अब कृषि हुई तो व्यापार तो करना पड़ेगा। भारतीय माल जो है ये मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर इनकी मांग हमेशा बनी रहती है, ठीक है, जिससे शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, इनको भारी मुनाफा मिलता है और ऐसे ऐसे करके भारत अपना विकास करता है, ठीक है। भारतीय कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन, ये इन सभी की जो मांग है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है भारतीय शहरों में। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का जो कपड़ा ये बहुत महंगा है, क्योंकि कुछ ही लोग इसको ज्यादा पहन पाते हैं इस महंगे फन होने की वजह से, ठीक है। तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की क्या क्या भाई विशेषताएं बताई गई हैं। आई होप बच्चों आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले तो नॉर्मली बातें हैं, फिर बाजारों की बातें आ जाती हैं, उसके बाद में कृषि, व्यापार, शिल्पकार, भारतीय कपड़े, भारत से क्या क्या बेचा जाता है इसकी बातें, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। तो आपके सामने ये पॉइंट्स हैं और इन सभी को आप इजीली देख सकते हैं और एक दो से तीन पॉइंट आपके यहाँ पे ये भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई प्रमुख संरचना का वर्णन करते हुए महानवमी डिब्बा के आनुष्ठानिक विवरणों का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको क्या समझाना है? विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में जो प्रमुख संरचनाएं पाई गई हैं 3 से 4 तरीके की, वो समझानी है और इसमें आपको महानवी डिब्बा का अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो देखो भाई, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में तकरीबन 60 से अधिक तो मंदिर पाए गए हैं, 30 से अधिक राजा के महल पाए गए हैं। यहाँ की जो प्रमुख संरचना है वो 4 से 5 तरीके की है। सबसे पहली लोटस महल है, दूसरी हजारा मंदिर जिसका उपयोग राजा और उसका परिवार करता था, तीसरा विरूपाक्ष मंदिर है जिसकी विशेषता मैं आपको बता ही चुका हूँ, चौथा महानवी डिब्बा है, ठीक है। अब महानवी डिब्बे में ना दो पार्ट है, एक तो सभा मंडप है। सभा मंडप बेसिकली एक ऊंचा उठा हुआ मंच होता था जिसमें एक निश्चित दूरी पर जो लकड़ी के स्तंभ होते थे, ठीक है ना, ये लगे होते थे, ठीक है, और इनके पास पास में छेद बने होते थे, लेकिन इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया सभा मंडप के बारे में। मेनली जो हमारा क्वेश्चन है वो महानवी डिब्बा के ऊपर है, तो आइए देखते हैं। महानवी डिब्बा एक क्या है? एक विशाल काय मंच के जैसे यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। देखिए, महानवी डिब्बा लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसकी जो दीवारें हैं इस पर हमें कुछ चित्र मिले हैं और साथ ही यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई एक संरचना भी मिली है। अब यहाँ पे अनुष्ठान किए जाते थे महानवी डिब्बा पे। कैसे अनुष्ठान जो है? ये बेसिकली सितंबर और अक्टूबर, जब ये शरद का मास होता है हमारे ईयर का, हिंदू धर्म के ईयर का, तो 10 दिन के जो हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि विजय दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि या फिर महानवी, तो इस टाइम पे जो अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे वो महानवी डिब्बा पर किए जाते थे, ठीक है। इस अवसर पर विजयनगर के जो भी शासक हुआ करते थे वो अपने रुतबे का, अपने ताकत का, अपने संसाधन का यहाँ पे प्रदर्शन करते थे ताकि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे, समझते रहे। इस अवसर पर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें पहले मूर्ति की पूजा होती थी, ठीक है, फिर राज्य अश्व की पूजा की जाती थी, ठीक है, भैंस या फिर अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। उसके बाद में यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होते थे, जैसे कि नृत्य वगैरह हुआ करता था, कुश्ती होती थी, कंपटीशन होता था, घोड़े, हाथी, रथ, सैनिक, इन सभी की बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वगैरह निकला करती थी, ठीक है ना।
तो ये चीजें। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रमुख नायक होते थे और राजाओं के अधीनस्थ जो राजा होते थे छोटे छोटे या फिर अमर नायक वगैरह, तो ये क्या करते थे, ये राजाओं के लिए, जो प्रमुख राजा था विजयनगर का, उसके लिए क्या लाते थे, भेंट लाते थे, या तो खुद या तो अपने किसी अन्य सैनिक के द्वारा। ठीक है। अब त्योहार का जो अंतिम दिन था, 9वीं और विजयदशमी का दिन, इसमें शासक क्या करता था, अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था कि उसकी सेना किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, लेकिन इसको लिखने का विवाद है। कैसा विवाद है भाई? विवाद ये है बच्चों कि वो संरचना जो 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े राजा, अमर नायक, पूरी की पूरी जनता शामिल हो जाती है। अब इतने बड़े एक मंच की, मानवीय डिब्बा की, राजा के महल के अंदर होना एक विवाद वाला कारण बना हुआ है। ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि विजयनगर साम्राज्य की 7 स्तर की किलेबंदी होती थी, जिसमें एक स्तर के अंदर राजा का महल होता था, मैन जो होता था पहली वाली। तो पहली ही किलेबंदी के स्तर क्या इस महानवी डिब्बा को रखा गया होगा या नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो इसको लेके विवाद बना रहता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, मेनली जो आंसर है वो आपको महानवी डिब्बा के संबंध में लिखना था। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं इंग्लिश में। 6 है बेसिकली, मेंशन दी रिचुअलिस्टिक डिटेल्स ऑफ महानवी डिब्बा डिस्क्राइबिंग द मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो 30 जो किंग्स पैलेसेस पाए गए हैं, 60 टेम्पल्स पाए गए हैं। मेजर स्ट्रक्चर्स हैं लोटस महल, ठीक है, हजारराम टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल एंड महानवी डिब्बा। महानवी डिब्बा के बारे में आप सवा मंडल के बारे में आप पहले बताएंगे। देन आपका यहाँ पे आ जाता है महानवी डिब्बा इज अ जायंट प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा विशालकाय मंच था। ठीक है। इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए हैं, आप इन सभी को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, कि मुगल काल में जो महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है ना, उनमें कृषि के मामले में इनकी क्या भूमिका होती थी, मुगल कालीन कृषि में महिलाओं की भूमिका। तो आइए देखते हैं। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें मध्यकाल में या फिर मुगल काल में, शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति की, तो वो काफी अच्छी थी। महिलाएं जो थी, महिलाएं और मर्द, ये कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करते। जैसे मर्द खेत जोतते थे, मर्द हल चलाते थे, तो वहीं महिलाएं बीजों की बुआई करती थी, फसलों की निराई करती थी, फसलों की कटाई और बुड़ाई किया करती थी। अब कई फसलें होती जैसे दाना निकालना होता है, जैसे मक्का वगैरह का, ठीक है ना, तो उसका ये दाना वगैरह निकालती थी, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर कृषि में काम करती थी। ठीक है। ये तो कृषि की बात हो गई। अब कृषि से अन्य जो कार्य थे वो भी करती थी, जैसे सूत काटने का काम करती थी, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने का, उससे गूंथने का काम करती थी, कपड़ों का भी काम करती थी, कपड़ों की कढ़ाई का काम करती थी, दस्तकारिता तक के काम करती थी महिलाएं। यानी कि शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते और बुरे दिन भी ज्यादा दिन तक नहीं रहते। तो हुआ यही कि ये देखा गया कि कृषि के मामले में और जो महिलाएं दस्तकारिता का काम करती थी वो तेजी से बढ़ने लगा, और युद्ध वगैरह होते थे उस समय, तो श्रम जो था उसकी मांग हो, उसके वो जो श्रम था, लोग जो थे वो कम पड़ने लगे। तो इसीलिए महिला के श्रम की मांग तेजी से बढ़ी, और इस समय क्या हुआ था कि महिलाएं जो थी उनको अधिक से अधिक इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था कि तुम अधिक से अधिक जो बच्चे उनका प्रजनन करो, उनको जन्म दीजिए। ठीक है। अब अधिक से अधिक बच्चे जब जन्म देंगे तो होगा कैसे, महिलाओं की कमी हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि शादीशुदा महिलाओं की कमी हो रही थी, क्योंकि मेनली जो लोग थे उनके पास दहेज वगैरह नहीं हो पाता था, तो वो उनको क्या भेजते थे, उनको जो है मठ वगैरह भेज दिया करते थे। ठीक है। तो शादीशुदा महिलाओं की कमी हो रही थी, क्योंकि एक तो लोग जो तो दहेज का प्रबंध ना होने की वजह से क्या करते थे, उनको बेसिकली साध्वी बना देते, साध्वी की शादी होती नहीं थी। कई महिलाएं जो थी वो कुपोषण के शिकार से मर जाती थी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से, बार बार मां बनने से प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती थी उसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु भी हो जाया करती थी। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाओं की कमी हो रही थी। अब राजाओं ने ये देखा कि भाई समाज में हमें और भी ज्यादा जो है श्रम चाहिए, महिलाओं की कमी हो रही है, तो इसको पूरा कैसे करें। तो पूरा करने के लिए राजा ने एक तरीका अपनाया, क्या कि अपने ही संप्रदाय में ये देखा कि कितनी लड़कियां हैं जो अभी दुल्हन बन सकती हैं। ठीक है। तो उनके माता पिता से बात की गई
और दुल्हन की कीमत अदा की गई, यानी कि दहेज वगैरह देने की बात नहीं हुई, बस दूल्हे को क्या करना था, दुल्हन की कीमत देने की तरीके से खरीद फरोख्त होने लगी। ठीक है ना। अब ये भी कह दिया गया कि जिन महिलाओं ने तलाक दिया हुआ अपने पति को, वो भी चाहे तो अब शादी कर सकती हैं, विधवा महिला भी चाहे तो शादी कर सकती है, क्योंकि दुल्हन की कीमत, तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं, इनका जब विवाह होगा तो प्रजनन तेजी से होगा, श्रम तेजी से उत्पन्न होगा, यानी कि महिलाएं जो है वो अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दे पाएंगी। ठीक है। तो ये इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब, शुरुआत में अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे करके खराब होने लगी। और खराब तो तब हुई जब समाज में इनको लेकर पूर्वाग्रह शामिल हो गए, अर्थात पश्चिमी भारत में राजस्व लाभ महिलाओं को हल या फिर कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी, तथा बंगाल में मासिक धर्म के समय महिलाएं जो थी वो जो पान के बागान होते थे इनमें नहीं घुस सकती थी। ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि समाज में जो भी पति पत्नी रहते थे तो पत्नियां अपनी पतियों की विवाह का विरोध करती दिखाई दी है। दैट मीन्स कि जो पत्नियां हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो पति हैं, जो मर्द हैं, वो दूसरे से विवाह करने की सोच रहे हैं, उनके साथ में प्यार वगैरह करते इस तरीके से, और हमें टाइम वगैरह नहीं देते, हमारे साथ धोखा करते हैं, ये चीजें। ठीक है ना। फिर वही जो मर्द हैं वो अपनी पत्नियों पर भी आरोप लगाते हैं कि ये बच्चों की अनदेखी करती है, ये दूसरे से प्रेम करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्त्रियां और पुरुष थे इनके मामले में स्त्रियों को हमेशा नीचा देखा गया, उनके लिए पूर्वाग्रह बने रहे, उनके लिए अलग अलग तरीके के बेसिकली हथकंडे अपनाए जाते थे। ये चीज है। तो शुरुआती दौर में हम मानते हैं कि हाँ अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब व्यापार तेजी से बढ़ने लगा तो खराब होने लगी, और आखिरी में जाके तो और भी खराब हो। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया गया बच्चों कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन दी एग्रियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है। तो क्या क्या है उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है। और 3 से 4 पॉइंट आपके यहाँ पे ये आ जाते हैं। कंप्लीट है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके लिए आपका जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा, 2 से 3 घंटे में। आप पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार में समझाऊंगा तो वीडियो अराउंड जो है वो आपकी 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। तो भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध कैसे थे? भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध, बेसिकली नैनार और अलवार संत वे लाल्य कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि शासकों ने भी इन संतों का, जो भक्ति संत है, इनका समर्थन पाने का प्रयास किया होगा। ठीक है। भक्ति संत दक्षिण भारत के कृषक समाज द्वारा सम्मानित होते थे, जिसके कारण राज्य भी इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। और एक के जो भक्ति संत थे इनको भी उम्मीद रहती थी कि थोड़ा बहुत पैसा वैसा जो है वो हमें राजा से मिल जाया करेगा। ठीक है। अभी इसके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि चोल शासक थे, इन चोल शासकों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था 9 से 13वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है। इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए अनुदान दिया। साथ ही साथ जो भक्ति संत थे इनको भूमि भी अनुदान में दी, यानी भूमि दान में दी, अपने आप को बेसिकली वो क्या बोलते हैं, धर्म से जोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। भक्ति संतों के राज्यों के साथ में संबंध हम ये कह सकते हैं कि हाँ शुरुआती दौर में काफी अच्छी रही होंगी। ठीक है। और भी बातें आ जाती हैं। चोल सम्राटों ने भक्ति संतों के लिए मंदिरों का निर्माण कराया, शिव और विष्णु का निर्माण कराया था। अब जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोड़ा चोलपुरम। ठीक है ना, ये तो मंदिर का निर्माण करवाया ही करवाया। साथ ही इन मंदिरों में शिव की कांसे की मूर्तियों की भी स्थापना करवाई, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये शासक जो है वो कितना जो देवी देवताओं से प्रेम करते हैं। ठीक है। चोल सम्राटों में अलवार नैना जो भक्ति संत होते थे, जो कवि होते थे, इनके द्वारा जो गीत गाए गए थे उनका रचना की, और उनको रचना करने के बाद में उनके जो भजन थे इनको मंदिरों में भी प्रचलित करवाया था। ठीक है। भजन का संग्रह इनको एक ग्रंथ में करवाया गया था बेसिकली। ठीक है। लगभग 945 ईस्वी के एक अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि एक चोल सम्राट थे जिनका नाम था प्रांतक प्रथम। इन्होंने अपार संबंदर और सुंदरार की जो प्रतिमा है ये शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, फॉर रीजंस अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भक्ति संतों के राज्यों के साथ में जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे एक तरीके से। ठीक है। इसी को आप इंग्लिश में देख लेंगे कि हाउ वर द रिलीजियस ऑफ भक्ति सेंट्स वाज
विद द किंगडम, ठीक है ना। तो क्या बेसिकली रिलेशंस हैं भक्ति संस के किंगडम के साथ में, राजा के साथ में, वो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज का ये जो हमारा सेशन था, जिसमें हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया कि सेकंड बुक के 8-8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी जाइएगा मत कहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपके लिए इसी बुक का पार्ट नंबर 2 अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम 8-8 नंबर के और भी इंपॉर्टेंट मोस्ट 5 या 6 और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसके आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। बाकी आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमको ये समझ में आ सके कि हाँ भाई, हमने आपको जो समझाया वो कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों, आपके लिए ऐसे ही मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना बड़े ध्यान से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।